ताई जी, इसकी हिमायत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके कारण हमें इतने बड़े खानदान से नाम जोड़ने का मौका मिल रहा है। समाज में हमें वो सम्मान वापस मिलने वाला है जो इसकी माँ के कारण छीन गया था। तूने ऐसा कौन सा काम किया है? मैं? ताई जी, आपको बस घर के मान सम्मान की पड़ी है। कल से आया हूँ, आप में से किसी ने भी ये पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है, मुझे आखिर क्या बीमारी हुई थी? 2 पल किसी ने प्यार से पुचकारा मुझे। ऐसा कौन सा जादू चला दिया इसने यहाँ रहकर? ताऊ जी, बस कर। मैं तुझसे बस एक आखिरी बार पूछूंगा, तू यहाँ रहकर शादी में शरीक होगा या फिर तुझे विदेश जाना है? मैं विदेश जाना चाहता हूँ। ताऊ जी, ठीक है, अपना सामान उठा और निकल जा मेरे घर से। दोबारा यहाँ कभी पैर मत रखियो, मैं तुझे जायदाद से भी बेदखल करता हूँ। ताऊ जी का फैसला सुनकर मुझे लगा कि मेरे माँ बाप रोएंगे या मुझे समझाएंगे, पर पिताजी ने गरजते हुए कहा, पिताजी, सामान उठा और निकल जा। मैं आंखों में आंसू लिए ऊपर अपना बैग लेने चल दिया। बैग लेकर आया और एक एक कर सबके पैर छुए, पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। जब पिताजी के पांव छूने आया तो उन्होंने मुझे धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिए। मैं अपने आंसू पोंछते हुए चल दिया। आज मन बहुत दुखी था और खून के आंसू रो रहा था, और इस सब का जिम्मेदार अगर कोई था तो वो थी अश्विनी। न वो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुसाती और तबाही मचाकर मेरा हंसता खेलता जीवन उजाड़ती। बस स्टैंड पर पहुंचने से पहले मुझे प्रकाश मिला और मैंने उससे मदद मांगते हुए कहा, यार एक मदद कर दे, देख मुझे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, तो प्लीज शादी के काम संभाल लियो। उस मिनट नहीं लगा कहने में कि चिंता मत कर, पर वो समझ गया कि बात कुछ और है। पर मैंने उसे कहा कि मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल वो मेरे घर होने वाले कार्यक्रम को संभाल ले। उसकी यहाँ बहुत जान पहचान थी और मैं जानता था कि वो आसानी से सारा काम संभाल लेगा। मैं बस में बैठकर वापस लौटा। घर आते आते 2 बज गए थे और जैसे ही बेल बजी तो नीतू ने खुशी खुशी दरवाजा खोला, पर जब मेरी आंसुओं से लाल आंखें देखी तो वो सब समझ गई और एकदम से मेरे गले लग गई और रो पड़ी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और हम घर के अंदर आए। मैंने अश्विनी की शादी की बात छोड़कर उसे सब बता दिया और वो भी बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि मैंने क्यों जबरदस्ती अमेरिका जाने की जिद की। वहाँ अब मेरी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ना है और वो सब मुझे अब भी इसी तरह बांध के रखना चाहते हैं। मैं उड़ना चाहता हूँ पर उनकी सोच अब भी शादी पर अटकी हुई है। 2 पल के लिए प्यार से बात करके समझाते तो शायद मैं जाने से मना भी कर देता, पर सबको मुझ पर सिर्फ गुस्सा ही आ रहा था। कल से किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मुझे बीमारी क्या हुई थी। मेरी अपनी माँ तक ने मेरा हाल चाल नहीं लिया, तो अब क्या उम्मीद करूँ? अब या तो उनके हिसाब से चलो और जो वो कहे वो करो तो सब ठीक है, पर जहाँ अपनी मर्जी चलानी चाहिए तो मुझे घर से निकाल दिया। मेरे अपने पिताजी ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ये कहते हुए मेरी आंखें फिर नम हो गई। नीतू ने आगे बढ़कर मेरे आंसू पोंछे और मुझे अपने सीने से लगाकर पुचकारा। अपने ही माँ बाप के द्वारा दुकारे जाने से मैं बहुत उदास था, पर इसमें उनका कोई दोष नहीं था। दोष था तो उस अश्विनी का। दोपहर का समय था पर खाने का जरा भी मन नहीं था। मन तो नीतू का भी नहीं था, पर वो जानती थी कि खाना खा के मुझे दवाई लेनी है। पहले ही मैं सुबह घर से भूखे पेट निकला जा चुका था। उन्होंने जबरदस्ती खाना परोसा और प्लेट मेरे सामने रख दी। मैंने ना में गर्दन हिलाकर मना किया, पर वो नहीं मानी। अपने हाथों से एक कौर मेरे होठों के सामने ले आई। मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उनका दिल तो हूँ, इसलिए मैंने मुंह खोला और उन्होंने मुझे वो कौर खिला दिया। खाना खाकर मैं बालकनी में फिर अपनी जगह बैठ गया। मेरा सर चौखट से लगा था और घुटने मेरे सीने से दबे थे। नीतू बिना कुछ बोले मेरे साथ बैठ गई और अपना सर मेरे दाएं कंधे पर रख दिया। हम दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। मुझे लगा कहीं नीतू खुद को इस सब के लिए दोषी न लगे, इसलिए मैंने बात शुरू की। भगवान का शुक्र है कि आप हो मुझे संभालने के लिए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। पर नीतू खामोश रही। अब उन्हें बुलवाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। मैं तो बस तुझसे ही बना हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ। मेरा मुझे कुछ भी नहीं, सब तेरा सब तेरा, सब तेरा सब तेरा। मैंने गाने के बोल गुनगुनाए तो नीतू एकदम से मेरी तरफ देखने लगी और उनके होठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी जो मुझे पसंद थी। गाना सुनकर नीतू जोश में आ गई और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया और अपने फोन पर यही गाना लगा दिया। नीतू मेरे सीने से लगकर खड़ी हुई और हम धीरे धीरे झूमने लगे और गाने के बोल गुनगुनाने लगे। अब दोनों का मूड ठीक हो चुका था तो हमें जाने की प्लानिंग करनी थी। सामान नीतू ने पहले से ही पैक कर दिया था। बस अब मेरी एक बाइक बची थी जिसे बेचने का मन मेरा कतई नहीं था, क्योंकि वो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। नीतू मेरी परेशानी अच्छे से जानती थी, इसलिए वो बोली, तुम्हें ये बेचने की कोई जरूरत नहीं है,
इतना कहकर उन्होंने फटाफट एक फोन घुमाया। अक्कू, सुन बेटा, मुझे लखनऊ से एक बुलेट भेजनी है, बेंगलुरु तो जरा पता करके बताना कैसे भेजेंगे। उस लड़के ने कुछ कहा होगा कि नीतू बोली, ओए तेरे लिए नहीं है, मेरे फ्रेंड की है। हाँ वही वाला। ऐसे कहते हुए वो हंसने लगी। कॉल खत्म हुआ तो मैंने पूछा, वही वाला? और कितने फ्रेंड हैं आपके? पिछले कुछ दिनों से तुम मेल भेज रहे थे ना, तो वो पूछ रहा था कि वो मेल वाला फ्रेंड। ये सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। फिर मैंने उनसे उनका बैंक अकाउंट नंबर मांगा तो वो भड़क गई। मुझे पैसे दोगे? अरे बाबा, अब यहाँ से जा रहा हूँ तो बैंक अकाउंट यहाँ रख कर क्या फायदा, कौन बार बार यहाँ आएगा। इसलिए अभी मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ और बाद में वहाँ अकाउंट खुलने के बाद आप वापस मेरे अकाउंट में डाल देना। ये सुनने के बाद वो समझी और डिटेल्स दी, पर जब अमाउंट ट्रांसफर हुआ और उन्होंने 4 लाख रुपए देखे तो वो आंखें फाड़े मुझे देखने लगी। इस तरह आंख मूंद कर कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नीतू ने कहा। किसी पर नहीं करता, पर आप पर करता हूँ। इतना कहकर मैं मुस्कुरा दिया। थैंक यू इतना विश्वास करने के लिए, नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे पास मुश्किल से 2 दिन ही रह गए थे। मैंने मोहित, प्रफुल्ल को मिलने बुलाया। हम तीनों हॉल में बैठे थे और नीतू ने सबके लिए चाय बना दी थी। नीतू मेरे साथ बैठी थी और मोहित और प्रफुल्ल मेरे सामने बैठे थे। पता नहीं, पर वो दोनों कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। यार, तुम दोनों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, मैंने कहा। इतना सुनते ही उनकी आंखें खिल गई। बता यार, तेरे मुंह से खुशखबरी सुनने को कान तरस गए थे, मोहित ने कहा। यार, नीतू को एक प्रोजेक्ट मिला जिसके सिलसिले में हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं और उसके बाद वापसी में मैं नीतू को ही बेंगलुरु में ज्वाइन करूंगा। मेरी बात नीतू को अधूरी लगी तो उन्होंने उसमें अपनी बात जोड़ दी।